प्रश्न संग्रह 1.3 हमारा खत्म हो गया। इसमें 2 ही प्रश्न थे, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन ध्यान रखिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में ज्यादातर कोई नया प्रश्न नहीं होता है। जो आप इसके पहले 1.1 से लेके 1.3 तक किए रहते हैं, उसी का रिवीजन यहाँ पे होता है। तो आप जब भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 1.1 से 1.3 तक अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको प्रकीर्ण समझेगा। क्योंकि प्रकीर्ण में कुछ नया नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसके जैसे ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहता है आपको, तो आप खुद से करो। पर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1, तो आप क्या करना, जहां पे ये खत्म होगा ना, लिख के जहां पे खत्म होगा, जब आप नोटबुक में लिखना तो तुरंत डाल देना उसके नीचे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहले क्वेश्चन की लाइन लिख लेना, निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। तो फिर अभी इसमें विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो विकल्प वाला क्वेश्चन का आंसर जो देना होता है ना, वो ऐसे देना होता है। पहले का कौन सा सही है, ए बी से, ऐसे देखिए इसमें 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, ऐसे दूसरे में ए बी सी डी, तो इसमें 4 में से कौन सा सही है, तो उसका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे पहले का ये सही है, दूसरे का सही, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर आपको इसको हल करके नहीं करना है, लेकिन हल करके आपको रफ पे देखना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको रफ पे हल करना पड़ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन तो हल करने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज है। प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? अब देखिए जरा, एक मैं आपको रेखाखंड ले रहा हूं, ये रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है। अब इसका हमें पता करना कि इसमें कितने मध्य बिंदु होंगे। मध्य बिंदु मतलब होता है ठीक बीच का बिंदु। मध्य बिंदु मतलब ये नहीं कि इसके बीच में कितने बिंदु होंगे, इसके बीच में नहीं, इसके ठीक बीच में जो बिंदु होगा उसको मध्य बिंदु होंगे बोलेंगे। तो किसी रेखाखंड में कितने मध्य बिंदु होते हैं? केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि अगर आप इसके जरा भी इधर आए या इधर गए तो मध्य बिंदु नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं, तो उत्तर आएगा केवल एक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें केवल 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, अनेक दिया है, लेकिन उत्तर कौन सा सही है कि प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? केवल एक। चलिए दूसरा, 2 भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? अब बोल रहा है कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने बिंदुओं पे काटेंगे? ये देखिए ऐसे है, ये 2 रेखा है, एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। अब अगर काट रही तो अगर आप इसको इधर भी बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, तो ये कभी दोबारा नहीं काटेंगे, केवल एक ही जगह काटती हैं। इसका मतलब 2 रेखाएं कितनी जगह पे काटती है? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है? काटना। 2 रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है, तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? यहाँ देखिए, केवल एक। 2 रेखाएं कितने बिंदु पे काटेंगे? केवल एक बिंदु पर, तो उत्तर आ जाएगा सी। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? अब क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि अगर 3 बिंदु ले लें तो उन 3 बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इधर देखिए, अगर 3 बिंदु ले लिया, एक बिंदु हमने ए ले लिया, दूसरा बी, तीसरा सी। अब हमें पता करना कि इन 3 बिंदुओं से लेकर कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक रेखा, 3 बिंदुओं से मतलब उसमें से 2-2,
का पेयर बना के। तो एक तो ए और बी के बीच रेखा खींचेगी, एक जो है बी और ए और सी के बीच, एक बी और सी के बीच। तो कितनी रेखा खींच सकते हैं? 1 2 3। अगर 3 बिंदु अरेखी हैं, अरेखी मतलब एक रेखा में ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु ए बी और सी एक रेखा में है तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब अगर 3 बिंदु एक रेखी नहीं है तो हम उनके दो के साथ जाने वाली, यहां देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? मतलब 3 भिन्न भिन्न बिंदु हैं तो उनसे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 2 बिंदु को समाविष्ट करके 1 2 3। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक रेखी हो गए, एक रेखा में हो गए, तो हम कितने खींच सकते हैं? एक ही रेखा खींच सकते हैं। बिंदु 3 है लेकिन रेखा कितनी? 1। इसका मतलब हम एक रेखा खींच सकते हैं या फिर 3 रेखा खींच सकते हैं। यहाँ उत्तर देखिए क्या आएगा। 3 भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होंगी? तो यहाँ देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है। तो आप क्या करोगे? आप ये 3 वाला उत्तर लगा दोगे, जबकि 3 वाला नहीं है। क्या उत्तर है? 1 या 3। मतलब या तो अगर 1 खींच सकते हैं या 3 से खींच सकते हैं। 1 कब खींच सकते हैं? अगर तीनों बिंदु एक रेखी है। और 3 कब खींच सकते हैं? अगर तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। चौथा है, बिंदु ए का निर्देशांक -2 तथा बी का 5 हो तो DAB कितना? अब देखिए ए आप निकालना सीख चुके हैं। ए का निर्देशांक दिया है -2, बी का 5 और हमें DAB निकालना है। तो यहां से देखिए ए का निर्देशांक -2, बी का कितना दिया है? 5 और हमें निकालना है DAB। तो DAB निकालने का सूत्र आपको मालूम है, क्या सूत्र है? बहुत सारे बच्चों को पता है, सबको पता होना चाहिए। बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, यही तो सूत्र है ना DAB निकालने का। बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अब 5 और ऋण 2 में बड़ा कौन है? जो प्लस वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो माइनस है वो छोटी होती है। तो 5 बड़ा है और इस सूत्र वाला माइनस, और छोटा निर्देशांक कौन है? -2। तो ये -1 माइनस और आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में कर देंगे। तो बड़ा निर्देशांक 5 है माइनस छोटा निर्देशांक -2 है। अब 5 है, माइनस माइनस का गुणा +2 आएगा कितना? 7। तो अगर ए का निर्देशांक -2 है, बी का 5 है, तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कितना आएगा आंसर? 7। यहाँ देखिए ये आपका ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। आंसर कितना आ रहा है? 7। पांचवा है, यदि PQR एक रेखी है। देखिए डैश मतलब क्या होता है? P'Q', मतलब कि PQ और R कैसे हैं? एक रेखी है। DPQ 2 दिया है, DPR 10 दिया है, तो DQR निकालना है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक तो PQR दिया है एक रेखी। तो जब आप जानते हो कि अगर PQR एक रेखी होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DPQ प्लस DQR बराबर DPR। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अगर PQR एक रेखी है तो इसका मतलब PQ में QR जोड़ेंगे तो PR मिलेगा। तो PQ DPQ, पहले पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा, DPQ प्लस DQR बराबर DPR। अब मैं यहाँ पे मान रखूंगा। मान देखिए DPQ का मान 2 है और DPR का 10 है और DQR का निकालना है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा DPQ का 2, DQR का निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखूंगा। और DPR का कितना है? DPR का 10 है। तो फिर से देखिए DPQ का मान 2 रख दिया, DQR का निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे DPR का 10 है। ये +2 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से DQR का मान 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। तो DQR का मान कितना आएगा? 8। यहाँ से देखते हैं 8 आंसर कहाँ है। ये देखिए ये बी वाला आंसर है 8
तो आंसर कौन सा सही है? इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, देखिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको हल करके बताया, लेकिन जैसे मैं अभी इसको रफ पे कर रहा था ना, वैसे एग्जाम में जब आएगा तो आपको भी इसको रफ पर ही करना है। और आप चाहे रफ पे करो चाहे मन में करो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा आंसर ऐसा लिख के आना चाहिए। प्रश्न 1 का पहले का देखिए कौन सा आंसर सही है। पहले का ए वाला सही है, केवल एक, तो पहले का ए। दूसरे का कौन सा सही है? दूसरे का केवल एक, सी वाला सही है, तो दूसरे का सी। तीसरे का 1 या 3, सी वाला सही है तो सी। चौथे का 7 आंसर आया, सी वाला सही है तो सी। और पांचवे का 8 आंसर आया, बी वाला सही है, तो पांचवे का बी। ऐसा ही आपको उत्तर केवल ऐसा ही लिखना है। वो जो काम था वो आपको रफ पे करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्या है। संख्या रेखा पर बिंदु PQR के निर्देशांक 3 - 5 6 हैं, तो निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए। इसमें P का निर्देशांक 3 दिया है, Q का -5 दिया है, R का 6 दिया है, और फिर हमें 4 कथन दिए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। सेम वही क्वेश्चन मैंने लिखा है। संख्या रेखा पर 3 बिंदु PQR के निर्देशांक दिए गए हैं और ये चारों कथन है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है हमें बताना है। चलिए हल कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। इसमें देखिए P का निर्देशांक कितना है? P का निर्देशांक 3 है, Q का -5 है, R का 6 है। P का 3, Q का -5, R का 6। यहाँ देखिए मैंने तीर लगा के लिख दिया। P एरो 3 मतलब P का निर्देशांक 3, Q एरो -5 का मतलब Q का निर्देशांक -5, और R एरो 6 का मतलब R का निर्देशांक 6। तो P का निर्देशांक 3 है, Q का निर्देशांक -5 है, R का निर्देशांक 6 है। तो हमें इसको देखो चेक करना है। तो चेक करने के लिए पहले हमें इसका मान निकाल के लेना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके पहले कि मैं ये चारों कथन को चेक करूं, मैं पहले इसमें जो PQ, QR और PR है इसका मान निकाल लेता हूं। तो पहले देखिए PQ, DPQ, DQR और DPR का मान निकालो। तो आप जानते हो मान निकालने का, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया। DPQ निकालने का क्या है? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। आपको DPQ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। ध्यान से समझना। अब हमें P और Q में देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखिए P है Q है, तो इसमें 3 और -5 में बड़ा कौन है? बहुत लोग बोलेंगे सर -5 बड़ा है। नहीं, अभी इसको नहीं देखना, अभी अपने को P और Q देखना है, क्योंकि यहाँ मैं DPQ निकाल रहा हूँ। DPQ निकालना है तो मुझे P और Q का ही मान देखना है, R का मान नहीं देखना है। तो 3 और -5 में बड़ा कौन है? -5 बड़ा नहीं है, बल्कि कौन बड़ा है? 3, क्योंकि धन वाली संख्या बड़ी होती है, ऋण वाली संख्या छोटी होती है। तो पहले 3 बड़ा है तो बड़ा निर्देशांक हो जाएगा 3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर छोटा निर्देशांक कितना हो जाएगा? -5। पहले बड़ा निर्देशांक फिर माइनस, फिर Q छोटा निर्देशांक। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस 3, माइनस माइनस का गुणा +5, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। फिर मैं निकालूंगा DQR। अब मैंने यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा है, आप चाहे तो इस सूत्र को यहाँ फिर से लिख लीजिए, आपके ऊपर है, पर मैंने सूत्र नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट किया हूँ। यही वाला सूत्र यहाँ देखो डायरेक्ट किया गया। पहले हम देखेंगे Q और R में बड़ा कौन है। ये देखिए Q है, ये R है। -5 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, -5 छोटा है। तो इसको 6 को पहले लिखेंगे, -5 को बाद में। देखिए बड़ा निर्देशांक कितना? 6, फिर सूत्र वाला माइनस, और छोटा निर्देशांक कितना है? -5। चेक कर लीजिए, बड़ा निर्देशांक 6, फिर सूत्र वाला माइनस, छोटा निर्देशांक -5। अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 5 11। फिर निकालेंगे DPR। अब P और R के बीच देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। P का मान 3 है, R का 6 है, तो बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, 3 छोटा है। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, बीच में माइनस। ये देखिए बड़ा निर्देशांक 6 माइनस छोटा निर्देशांक 3। बड़ा निर्देशांक 6, फिर सूत्र वाला माइनस,
फिर छोटा निर्देशांक 3, 6 में से 3 गया 3। अब हमने तीनों मान निकाल लिए। अब इसको हम यहाँ पे लिख दिए कि डी पी क्यू का मान कितना आया 8। ये देखिए डी पी क्यू का मान 8 आया, डी क्यू आर का मान 11 आया, डी पी आर का मान 3 आया। अभी हमें तीनों की जरूरत थी, ये तीनों निकल गया। अब इसको मैं बारी बारी से इन चारों कथन में चेक करूंगा। अगर जिसमें ये बराबर के पहले वाला मान बराबर के बाद वाला मान ये दोनों मान समान आ जाएगा वो कथन सत्य है, और जिसमें बराबर के पहले अलग संख्या आएगी बराबर के बाद अलग संख्या आएगी वह मान गलत है। चलिए मैं पहला चेक कर रहा हूं। ये जो पहला वाला कथन है पहले मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे। देखिए ये पहला वाला कथन डी पी क्यू प्लस डी क्यू आर बराबर डी पी आर, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं मान रखूंगा। ये देखिए डी पी क्यू का मान 8 है तो डी पी क्यू की जगह 8। यहाँ पे चाहे तो आप इसको बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि ये चारों में हमें यूज करना है। इसको हमें चारों में यूज करना है इस मान को। चलिए डी पी क्यू का मान कितना 8, तो डी पी क्यू की जगह मैंने 8 रख दिया। देख लीजिए डी पी क्यू का मान 8 है तो डी पी क्यू का मान 8 प्लस डी क्यू आर का मान, ये देखिए डी क्यू आर का मान 11 है तो डी क्यू आर की जगह 11 बराबर, फिर डी पी आर का मान 3 है तो डी पी आर की जगह 3। इसका मान 8 रख दिया, इसका मान 11 है तो 11 रख दिया, इसका मान 3 है तो 3 रख दिया। 11 और 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। यहाँ आ गया 19 बराबर 3। ये देखिए 11 8 19 बराबर 3। अब क्या 19 3 के बराबर होता है क्या? देखिए 11 8 19 और इधर बराबर 3 आ रहा है तो 19 बराबर 3 होता है नहीं ना। तो आपको क्या करना है, जो 19 बराबर 3 आ रहा था बराबर को काट देना है। इससे हो जाएगा कि 19 3 के बराबर नहीं होता है, जबकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा था 19 3 के बराबर। तो इसका मतलब यह कथन असत्य है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बाएं तरफ वाली संख्या बराबर के पहले वाली संख्या बराबर के बाद वाली संख्या दोनों समान नहीं आ रही है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब मैं ये दूसरा वाला कथन लूंगा। दूसरा वाला कथन क्या है, डी पी आर प्लस डी आर क्यू बराबर डी पी क्यू। ये देखिए डी पी आर प्लस डी आर क्यू बराबर डी पी क्यू। अब मैं मान रखूंगा पहले डी पी आर का मान, यहां से देखिए डी पी आर का मान 3 है, इसका मान 3 रख दिया, प्लस डी आर क्यू। अब यहाँ देखिए इसको चाहे आप आर क्यू बोलो चाहे क्यू आर बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे ये देखिए ये क्यू आर है ना, इसकी लंबाई को चाहे क्यू आर की लंबाई बोलिए चाहे आर क्यू की लंबाई बोलिए, दोनों का मतलब एक होता है। तो यहाँ आर क्यू मतलब क्यू आर, इसका मान 11 है, आर क्यू का मान 11 बराबर पी क्यू, पी क्यू का मान 8। अब 11 में 3 जोड़ो 14, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 और 8, तो 14 बराबर है 8 के। तो क्या 14 8 के बराबर होता नहीं होता ना। तो इस बराबर की लाइन को काट देंगे और बताएंगे कि 14 8 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि दोनों संख्याएं समान नहीं आ रही हैं। ऐसे ही तीसरा देखें। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। पहले डी आर पी का मान रखूंगा। अब यहां से देखिए डी आर पी का मान, पी आर और आर पी दोनों एक ही होगा, तो डी आर पी का मान 3, डी आर पी की जगह 3 रख दिया, प्लस डी पी क्यू का मान, डी पी क्यू का मान 8 है तो डी पी क्यू का मान 8 रख दिया, डी आर क्यू का मान, ये देखिए क्यू आर या आर क्यू का मान कितना 11 है तो इसका मान 11 रख दिया। अब 8 और 3 जोड़ेंगे 11 और 11, ये देखिए अभी दोनों बराबर आ गए। अभी जो बराबर की पहले वाली संख्या बराबर के बाद वाली संख्या दोनों समान आ गई, इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ देखिए ये बराबर नहीं आ रही थी संख्या तो कथन असत्य, इसमें भी बराबर नहीं आई थी तो कथन असत्य, और इसमें दोनों संख्याएं समान आ गई, 8 और 3 11 बराबर 11, तो 11 11 के बराबर होता है तो इसको काटना नहीं है, यह कथन सत्य है। और एक चौथा पॉइंट है ना, उसको भी चेक करेंगे। चौथा लिख दिया। पहले डी पी क्यू का मान देखेंगे। डी पी क्यू का मान कितना 8, तो डी पी क्यू का मान 8 माइनस डी पी आर, डी पी आर का मान 3, डी पी आर का मान 3, फिर डी क्यू आर का मान 11, डी क्यू आर का मान 11। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 5। इधर आ रहा है 5 बराबर 11, तो क्या 5 11 के बराबर होता है नहीं ना, तो इसको काट देंगे बराबर को, मतलब 5 11 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है।
तो ये दोनों संख्याएं बराबर के पहले वाली संख्या बराबर के बाद वाली संख्या दोनों समान नहीं आ रही है तो कथन असत्य है। और बराबर के पहले वाली संख्या और बराबर के बाद वाली संख्या ये दोनों मान अगर समान आ रहे हैं तो कथन सत्य है।